आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और अक्सर उसके बारे में पूछा जाता है विवाह के समय। जब भी पहला प्रपोजल आता है तो हमारे भारतीय जनमानस में हम लोग कुंडली मिलान के लिए दौड़ते हैं, जिसे अष्टकूट मिलान भी कहते हैं। इसमें टोटल 36 पॉइंट होते हैं, यानी कि 8 पैरामीटर्स हैं। इन पैरामीटर्स के आधार पर मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजर्स विवाह के लिए हाँ या ना कहते हैं। परंतु शायद मैंने कभी आप लोगों को बोला या नहीं बोला, कभी भी इन पॉइंट सिस्टम पर ज्यादा रिलाई मत करना। ये जो गुण मिलान जो पद्धति है, ये अक्सर कबाड़ा कर बैठती है। अक्सर कबाड़ा का मतलब ये है, ये नहीं कि ये टेक्निक गलत है। टेक्निक पूरी साइंटिफिक है, और जो हम नंबर सिस्टम के आधार पर कर देते हैं, अरे 20 गुण मिल गए, 21 मिल गए, 22 मिल गए, चलो शादी कर दो। क्योंकि टोटल गुण 36 है, और उसका यदि कोई कपल हाफ भी अचीव कर लेता है तो ये माना जाता है कि ये शादी करने योग्य है। और हमारे देश में अच्छे बड़े परिवारों में खास करके कुछ कास्ट को छोड़ करके या गांव में रहने वाले लोगों को छोड़ करके मैक्सिमम लोग तो कुंडलियां मिलाते ही हैं। तो आप ये समझो, इसका मतलब सारी मैरिज सक्सेसफुल होनी चाहिए। मैक्सिमम लोग जो हैं इस ज्योतिषी का सहारा लेते हैं शादी के समय, और एक बार मैच मेकिंग कर लेते हैं। आजकल तो शादी.com और इन तरह की साइट्स जो हैं, इन पे ये सुविधा भी उपलब्ध है कि वो गुण मिला देते हैं। उसके बावजूद जो है मैरिज खराब हो जाती हैं। तो आज हम इस बात पे डिस्कस करेंगे, एक तो इसका ओरिजिन पॉइंट क्या है, मतलब ये इसका उद्गम स्थल क्या है, ये ऐसा क्यों है, ये अष्टकूट सिस्टम मिला कहाँ से, कैसे मिला, कैसे नहीं मिला। तो जो मेरे 15 सालों के अनुभव में आया, मैं उसके आधार पर मेन मेन पॉइंट्स पर डिस्कस करूंगा। 2 3 4 पॉइंट विशेष है। एक तो योनि विचार क्या है। योनि विचार को लोग किस एंगल से देखते हैं, पर आपने देखेंगे, अगर आपने अपनी अपनी अच्छा, आज मैं कहता हूं जो लोग शादीशुदा हैं, अगर आपके पास सॉफ्टवेयर अवेलेबल है इस समय, तो आज की क्लास के लिए वो थोड़ा अपनी और अपनी वाइफ की जो है कुंडली लगा लीजिए, ताकि आप अपने से रिलेट कर पाएंगे कि एग्जैक्ट चीजों को समझ पाएंगे। क्योंकि इसमें नक्षत्रों का भी आपको मालूम होना चाहिए। इसी प्रकार से नाड़ी दोष के बारे में सबसे ज्यादा भ्रमजाल की स्थिति बनती है। भकुट दोष को लोग ज्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं, जबकि भकुट दोष भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। भकुट दोष, नाड़ी दोष, ये सब बड़े इंपॉर्टेंट है। और ये योनि विचार हम 3 पर डिस्कस करेंगे। बिल्कुल नीचे से शुरू करते हैं, क्योंकि सबसे लास्ट में नाड़ी दोष है। नाड़ी दोष के बारे में विख्यात है कि भाई जो है, ये दोष एक ऐसा दोष है कि इसके होने से हमारी संतान पर दुष्प्रभाव पड़ता है, और या हमारी संतान को पीड़ाओं को झेलना पड़ता है। तो उसका रीजन क्या है, और ये नाड़ी दोष बनता कैसे, इसके लिए आए थोड़ा सा
इसके मूल स्वरूप की तरफ लौटते हैं। नाड़ी क्या है? नाड़ी, लेट लतीफ आ रहे हैं। नाड़ी क्या है? नाड़ी वही है जो हमने पढ़ी है आयुर्वेदा में। आयुर्वेदा में नाड़ी में आपको मालूम ही है। दूसरी सबसे बड़ी बात, कि नाड़ी जो है नदी से बनी है। नाड़ी जो जो आया है शब्द, ये एक प्रकार से नदी है। जो नाड़ी, 3 नाड़ियां हैं, तीनों के अलग अलग काम है। एक्चुअली में वो कुछ ना कुछ फ्लो कर रही है, उसके कुछ ना कुछ चीज फ्लो कर रही है। या आप लोगों ने कुंडलिनी तंत्र वाला कोर्स किया है, आप इसको, उसमें भी 3 नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ये मैं एक एग्जाम्पल और भी तरीके से समझ सकते हैं, पर आप लोगों ने दोनों कोर्स अच्छे से किए हुए हैं, तो आप इसमें बड़े ढंग से इस चीज को समझ पाएंगे। यानी प्रत्येक पुरुष में और प्रत्येक महिला में इन 3 नाड़ियों में से कोई एक नाड़ी प्रमुख होती है। और अगर ये नाड़ी आपस में मिल जाए, मतलब समान नाड़ी हो, तो वह नाड़ी दोष माना जाता है। मैं इस सब्जेक्ट को बड़ा सिंप्लीफाइड करने का प्रयास करूंगा। अब हम चलते हैं, ये जो नाड़ी है जिसे मैं नदी की तरह इस्तेमाल करूंगा और उसको ही मैं कहूंगा, ये पहले नाड़ियों के नाम क्या है? आदि, आद्य भी बोल देते हैं इसे, मध्य, अंत्य। ये जो नाड़ी है, ये 3 नाड़ी के नाम हैं, पर इनका जो रूट है वो नक्षत्रों में बसा हुआ है, 27 नक्षत्रों में। वैसे तो यह विषय नक्षत्र जैसे टॉपिक के साथ कराना चाहिए, नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी के साथ, पर मैंने कहा नहीं, अगर हम केवल ये सोच करके नाड़ी दोष ना समझाएं तो इस वाले कोर्स के साथ अन्याय होता। तो इस चक्कर में मैं जो है ये इसमें शामिल मैंने किया है। अब आदि, आदि जो है, आद्य, आद्य माने शुरुआत, स्टार्टिंग, किसी चीज की शुरुआत होना। इसको आपने समझना ऐसे है, जैसे आद्य जो है मतलब शुरुआत है। ये यमुना नदी की तरह है। नदी नहीं लिखता, चलो यमुना लिख देते हैं। मध्य सरस्वती है और अनंत जो है गंगा है। बड़े एंजॉय करके चलना आज इस क्लास को, है ना। ये क्लास तो थोड़ा सीरियस है, इसलिए पहले बता दिया, सीरियस मत रहना, क्योंकि यहाँ पे नारी और ये जो आती है चीजें ना, कई बार स्टूडेंट में जो है निराश से हो जाते हैं। फिर मुझे आपके कमेंट से पता चलता है 5 लोग ही फिर जो कमेंट्स करते हैं, मैं समझ जाता हूँ आज की क्लास में रस नहीं था। तो बिल्कुल नहीं घबराना है। 27 लोगों, कम से कम 21-22 लोगों के कमेंट्स आने चाहिए। ठीक है, तो बड़े प्यार से मैं समझा रहा हूँ, इसको आप नदी की तरह ट्रीट करें। ये 3 प्रकार की नाड़ियां हैं, यमुना, सरस्वती और गंगा। अब इसको, जो यमुना नदी है, वो एक प्रकार से, इसको हम कुंडलिनी तंत्र के हिसाब से देखें तो ये पिंगला है और ये ईड़ा है। ईड़ा पिंगला आपको मालूम है। एक सुषुम्ना है। सुषुम्ना वो नाड़ी है, आपको मैं थोड़ा सा चित्र बना दूं। इस तरह से कुंडलिनी चक्र चलता है, इसको बनाते चले जाओ।
और बीच में बिल्कुल मध्य में, ये चित्र के ऊपर मत जाना भाई, चित्र थोड़ा आड़ा टेढ़ा है। तो इस तरीके से ये जो बीच का मध्य है, जो बैलेंस है, वो सुषुम्ना है। ये सिर्फ समझाने के लिए, क्योंकि आपको कुंडलिनी तंत्र का भी मालूम है। इससे आपको नाड़ी बड़े प्यार से समझ में आ जाएगी कि ये कहानी है क्या इसकी नाड़ी की, ताकि इनके गुणों से आपको पता चल जाएगा। अच्छा, पिंगला क्या होता है, इसमें कौन सा स्वर होता है, कौन से सांस लेने से, गर्म ठंडा? राइट सर। राइट। गरम। राइट। राइट गर्म होता है या ठंडा होता है? गरम। गरम सर। सूर्य नाड़ी। सूर्य नाड़ी, वेरी नाइस, वेरी गुड। तो पिंगला जो है सूर्य नाड़ी है। तो ये कौन सी नाड़ी कहलाएगी? गर्म है या ठंडी? गर्म हो गई सर। गर्म हो, वेरी नाइस। तो ये क्या होगा, इसको सूर्य लिख देते हैं। तो ईड़ा क्या कहलाएगी? अपोजिट है, क्या कहलाएगी? चंद्र नाड़ी। तो चंद्र नाड़ी। चंद्रमा। चंद्रमा। अब आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगी कि चैप्टर किस तरफ जा रहा है। और मध्य क्या है? अग्नि। अब जो आदि है, का जो पर्पज है, वो पर्पज है क्रिएट करना। जैसे मैं जो समझाना चाह रहा हूं, हम भोजन खाते हैं, आधे नाड़ी का फंक्शन जो आपकी बॉडी में है वो ये है कि ये जो आपने भोजन खाया, ये नरिशमेंट के लिए खाया है, बॉडी में को डेवलप करने के लिए बनाया है, बॉडी को नरिश करने के लिए बनाया है। मतलब वो खाने, जो खाना खाते हैं बॉडी के नरिशमेंट देने के लिए खाते हैं। इस भोजन का प्रत्येक पार्ट, प्रत्येक बॉडी के पार्ट्स तक पहुंचाने का कार्य ये करता है। दूसरा, अग्नि क्या करती है? पचाने के लिए जब उसके पास भोजन आता है, तो अग्नि के द्वारा, जिसे मैंने आयुर्वेद में भी समझाया था, जिसे जठराग्नि बोलते हैं, वो उस भोजन को डाइजेस्ट करने का काम करती है। और अनंत नाड़ी उस डाइजेस्ट होने के बाद जो वेस्ट है उसमें से तत्वों को निकालती है, जैसे विटामिन्स, मिनरल्स, इनको निकालने का काम करती है। और फिर जो लास्ट में वेस्ट बच जाता है उसको भी बाहर निकालने का कार्य करती है। ये चीज आपको समझ में आ गई? अब इसमें जो दोष होता है, इसमें वात का दोष है, वात है, और इसमें पित्त है, और चंद्रमा है तो कफ है। हाँ, थोड़ा सा डिफरेंट हमने लिया है, सूर्य को चेंज कर दिया, वहां पर एक प्रकार से वायु पैदा की है, वायु पैदा करी है। अग्नि में पित्त होता है, अग्नि में पित्त होता है, तो पित्त सुषुम्ना की नाड़ी, सॉरी मध्य नाड़ी के उसमें आता है। और इसका काम है मध्य का सस्टेन करना। सस्टेन करने का मतलब एक बार हम भोजन कर लेते हैं तो ये होल्ड करके रखता है, उससे फिर टोटल एनर्जी प्रोड्यूस जो होती है उसको ये चलाता रहता है। इसको आपने इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, ये ब्रह्मा है क्योंकि स्टार्टिंग है, आदि में ब्रह्मा, फिर यहां से विष्णु जी आते हैं, और यहां से आपके रुद्र भगवान आते हैं। रुद्र इज द ऐसे देवता जो डिस्ट्रॉय कर देते हैं लास्ट में। मतलब अगर हमने भोजन के प्रोसेस को देखें तो स्टार्टिंग एनर्जी फ्लो होता है, फ्लो हो गया, फिर एक मध्य नाड़ी उसको होल्ड करके रखती है, और अनंत नाड़ी उसको वेस्ट को बाहर निकालने का काम करती है। रुद्र हमारे दोषों को दूर करने का काम करता है। विष्णु जी हमारे जीवन में पालना देते हैं, मतलब पालन करने का सामर्थ्य, आशीर्वाद विष्णु जी में है। और ब्रह्मा जी क्रिएट करते हैं,
तो आदि नाड़ी जो है वो एक प्रकार से क्रेटर के रूप में काम करती है, मध्य नाड़ी विष्णु के रूप में काम करती है और अनंत नाड़ी रुद्र के रूप में काम करती है। अब ये सब चीजें बताई हैं जो मैंने, इसे नोट कर लीजिए ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, तो ये चीज बड़ी आसान हो जाएगी। अब हम चलेंगे सीधे सीधे नक्षत्र सिस्टम पर। ये नक्षत्र सिस्टम, ये वैसे नक्षत्र का चैप्टर है, तो हमने नक्षत्र पर समझना है, क्योंकि नक्षत्र से ये चीज आएगी। आपके जो अष्टकूट मिलान में चाहे नाड़ी हो चाहे और चीज हो, ये इवन योनि में नंबर कम प्राप्त हो जाए, सब मूल रूप से वहीं से आ रही है, इसलिए वहां बताना आपको जरूरी है। यहाँ पर बताना आपको जरूरी है। अब आप 27 नक्षत्र के नाम गूगल से खोल लीजिए, या अगर आपके पास कोई रेफरेंस है, क्योंकि मुझे कंटिन्यूटी में याद नहीं है, पर मैं याद करने का फार्मूला बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे आसानी से किया जाता है। मैं इसको हटा रहा हूं। अब देखिए इस सिस्टम में क्या है, एक इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते जाओ। यहां पर नक्षत्र नंबर 1 रख दो या 2 रख दो, और हम स्टार्ट करेंगे अश्वनी नक्षत्र से। अश्वनी नक्षत्र नहीं, गलत लिखा गया, ये 4 आएगा। इस तरह का कुछ आप स्ट्रक्चर बना लीजिए, इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा। ये अश्वनी नक्षत्र से हमने स्टार्ट करना है, अश्वनी, भरणी, कृतिका, इस तरीके से सारा नक्षत्र सिस्टम चलता रहेगा। ये अनंत नाड़ी, ए, आधा न, आधा तय, और ये अनंत, आधे, और ये मध्य नाड़ी। क्या मतलब है? नक्षत्र, पहला नक्षत्र, छठा, 7वां, 12वां, 13वां, 18वां, 19वां, 24वां, 25वां। इससे आपको मालूम लग जाएगा इस व्यक्ति की कौन सी नाड़ी है। अच्छा, नक्षत्र का थोड़ा बहुत तो आपको मालूम ही होगा कि नक्षत्र, 2.25 नक्षत्र की एक नाड़ी बनती है, नहीं सॉरी, 2.25, एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं। वो मैंने आपको बताया था। जैसे अश्वनी है, हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। थोड़ा सा मैं समझा दूं नक्षत्रों के बारे में अगर नहीं पता, तो जैसे अश्वनी है, अब अश्वनी के 4 चरण बना लो। मैंने कराया था क्या आप लोगों को किसी कोर्स में? सर कराया था ऑटो प्रोडिक्शन में। सर बेसिक बताया था, कराया था। चलो 108 चरण। हाँ बिल्कुल, 27, ठीक है। 27 को 4, इसलिए जो है माला झुरी होती है ना, वो 27 मणकों की होती है, या 54 मणकों की होती है, या फिर 108 मणकों की होती है। जो हमारी माला झुरी, माला जो होती है ना, माला फेरने वाली, तो 27, 54, 108। अब रियल में तो 27 मणकों की बनाई गई थी, पर जब कलयुग आरंभ हुआ तो ऋषियों ने कहा कि अब कलयुग आ गया है, तो अतः जो है 4 गुणा मंत्र जाप होना चाहिए। कलयुग का दोष भी लगता है हमारे मंत्र चांटिंग पर, तो उस दोष को समाप्त करने के लिए जो है मंत्र को 4 गुणा की मात्रा में करना चाहिए। जैसे किसी भी मंत्र का पुरुष चरण 1.25 लाख मंत्र है, तो कलयुग के दोष को भी समाप्त करने के लिए 5 लाख, मतलब उसको 4 से मल्टीप्लाई आप कर देंगे, तो आप जितना आएगा उतनी संख्या में जाप होना चाहिए, तो उस का हमें फायदा मिलता है। दूसरा, चंद्रमा के अंदर, चंद्रमा एक जिस भी राशि में बैठता है वो हमारी राशि होती है, और हर राशि में 2.25 नक्षत्र आता है। अब 2.25 कैसे? जैसे अश्वनी का
अश्वनी हो गया, यहाँ पे भरणी हो गया, तीसरा हो गया कृतिका। कृतिका कृतिका होगा। तो क्या हो गया, 9 चरणों को मिलाकर के 9 चरणों को मिलाकर के एक राशि बनती है। जैसे अश्वनी के 4 चरण, भरणी के 4 चरण और एक चरण जो है कृतिका का लेंगे हम, तो मेष राशि का निर्माण होगा। कई बार स्टूडेंट इस बात को लेकर के बड़े परेशान होते हैं कि साहब ज्योतिष में सूर्य प्रधान है, हर सिस्टम का जो आरंभ है वो ज्योतिष में सूर्य से है। और कमाल की बात तो ये है कि जो कृतिका नक्षत्र है वो सूर्य का नक्षत्र है, और जो अश्वनी नक्षत्र है वो तो केतु का नक्षत्र है। तो ये जो नक्षत्र सिस्टम है इसमें पहले नंबर पर अश्वनी क्यों आता है? इसका सिंपल सा जवाब है कि सूर्य मेष राशि में जाकर के एग्जॉल्टेड होता है, उच्च का, और मेष राशि का जो सबसे पहला नक्षत्र जो बनता है वो अश्वनी का ही बनता है, अश्वनी का ही बनता है, जिसके कारण सूर्य उच्च के हो जाते हैं। देखिए, मैंने आज तक आपको कोई चीज, कोई ग्रह ये नहीं बताया उच्च का क्यों है, नीच का क्यों है, क्योंकि मैं जानता था कभी ना कभी ये लोग अगर मेरे से नक्षत्र सीखेंगे तो इनका आंसर बड़ा क्लियर कट नक्षत्र ज्योतिष में आता है। कौन सा ग्रह नीच का क्यों है और उच्च का क्यों है, बड़ा आसान तरीके से। और अगर बेसिक एस्ट्रोलॉजी में ये बातें बताई जाती तो उनके ऊपर के सर के ऊपर से निकल जाती, कोई लाभ नहीं। कुछ बेसिक चीजों के कंसेप्ट आगे जाकर के पता लगते हैं, वैसे नहीं पता लगते। जब 9th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स में शुरू कर दी जाए गई हमारे टाइम में, ट्रिग्नोमेट्री में हम बड़े सोच में पड़ गए, ये ट्रिग्नोमेट्री साइन थीटा कोस थीटा टेंजेंट थीटा, भाई ये काम कहाँ आएंगे। फिर जब 11वीं में गए तो और ही नया ड्रामा शुरू हो गया हमारा ट्रिग्नोमेट्री में, और भी आगे भाई ये ट्रिग्नोमेट्री आखिर काम कहाँ आएगी। उसके बहुत सारे फार्मूले थे, वो सारे ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले रट्टे मारने पड़ते थे, तो हम समझ में नहीं आता था क्या। फिर बाद में जब इंजीनियरिंग में गए, जब समझ में आया ओ ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला यहाँ पे लगेगा, ये चीज तो अगर कोई शेप किस ढंग से बनी हुई है तो उसमें इस तरह से ये एंगल लगा करके इस चीज को समझा जा सकता है। तो कई बार बेसिक जो चीजें होती हैं उनके कंसेप्ट थोड़ा लेट या कोर्स में जब हम आगे बढ़ते चले जाते हैं सब्जेक्ट में तो समझ में आते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस चीज पर। इसका रिलेशनशिप अभी विवाह से है। नाड़ी दोष सबसे ज्यादा जो विचारणीय है वो विवाह के समय में है, और सूत्र कहता है नाड़ी सेम नहीं होनी चाहिए, मतलब समान नहीं होनी चाहिए। अगर समान नाड़ी होगी, मतलब एक ही जैसी नाड़ी होगी, तो वह नाड़ी दोष या नाग दोष कहते हैं, नाग दोष, नाग। अब ये इसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा गहरा है कि ये कई तरह की चीजों में रेस्पॉन्सिबल है। वैसे तो हम सीधा सीधा जनरल कह देते हैं बच्चों से रिलेटेड है, परंतु ये नाड़ी कई बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि कुछ अच्छा पुरुष और अच्छी स्त्री खूब इंटेलिजेंट होते हुए भी दोनों में विचार नहीं मिलते। अब जो क्यों नहीं मिलते समझेंगे एक बार। ये जो पहली आद्य नाड़ी है ये मेल डोमिनेट है और ये फीमेल डोमिनेट है। ये इनसे ही बना है अर्धनारीश्वर का कंसेप्ट। अर्ध अंग, आधा अंग, पुरुष को अर्ध अंग कहा गया है और स्त्री को अर्धांगिनी कहा गया है। जो अर्धनारीश्वर का कंसेप्ट है।
अब ये तो फीमेल डोमिनेशन है, और मध्य क्या है? मध्य कहता है मेरे पास इतना कुछ है, मुझे किसी की जरूरत ही नहीं। समझिए बात को, मेल डोमिनेंस को फीमेल चाहिए और फीमेल डोमिनेंस को मेल चाहिए, दोनों में है। अब मेल है आदि और अनंत का अगर मेल हो जाएगा बहुत ही अच्छी बात है, पर जरूरी नहीं है। कभी कभी मध्य और आद्य का भी होता है कॉम्बिनेशन, मध्य और अनंत का भी कॉम्बिनेशन बन जाता है। अब समझिए क्या है मध्य। मध्य कहता है भाई मैं तो, मुझे शादी हो जाए तो ठीक, और नहीं हो जाए तो ठीक, हो गई तो ठीक, ना हो जाए तो ठीक। आपने कई बार आपके सामने केस आएगा, माँ बाप कहेंगे जी देखना हमारी लड़की शादी नहीं करना चाहती, या हमारा लड़का शादी नहीं करना चाहता। जब लड़का शादी नहीं करना चाहता है तो कई बार समाज के लोग तो दूसरी निगाह से देख लेते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि फिजिकल रिलेशन बनाने में कैपेबल ना हो। और जरूरी नहीं, हमेशा ऐसा नहीं है। या कई बार शादी के बाद ये समस्या आती है कि साहब दो लोगों में से किसी एक व्यक्ति के अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है गृहस्थी को निभाने का, जैसे प्रॉपर तरीके से रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना और आनंद में रहना, खुशी में रहना। ऐसा नहीं कि उनको कोई समस्या इस बात से फील हो रही हो कि हमारी शादीशुदा जिंदगी नई ढंग से चल रही या चल रही हो, इस बात की परवाह नहीं। मतलब उनके हाथ से कुछ हो गया तो ठीक, अच्छा लगा तो ठीक, नहीं हुआ तो चलाते रहेंगे अपनी मैरिज लाइफ को, बस जैसे मर्जी धक्का लगे। तो एक तो बहुत इनर लेवल की बात इसमें छुपी हुई है, वो कहीं ना कहीं हमारे थॉट्स पे जो है इम्पैक्ट डालती है। अब कोई व्यक्ति अगर अपने आप में भरपूर समझेगा तो स्वयं में आनंदित रहेगा, उसको दूसरे की कदर नहीं होती। दूसरे की कदर तो नहीं कहना चाहिए मुझे शब्द, मतलब दूसरे की वो इतनी ज्यादा जरूरत महसूस नहीं कर पाता जितना कि उसे करना चाहिए। जबकि ये जो आद्य वाले हैं ये तो बेचारे ऐसे फिरते रहते हैं कि किसी तरीके से हमें मेल हो जाए हमारा, और अगर उनकी वाइफ या पति छोड़ के चला जाए, छोड़ के जाने का मतलब थोड़ा जॉब के लिए चला जाए या और चला जाए, उनको तो ऐसा लगता है जैसे एक एक दिन काटना मुश्किल हो रहा है। तो ये भी चीज नाड़ी से पता चलती है। अब अगर दो व्यक्ति, एक पुरुष और एक स्त्री सेम नाड़ी से ग्रसित है, मतलब जैसे पुरुष की मध्य हो जाए और स्त्री की भी मध्य हो जाए, तो दोनों ही अपने आप में भरपूर है, मतलब दोनों को एक दूसरे की कोई ऐसी खास आवश्यकता नहीं है। या अब मान लो अनंत हो जाए, अब अनंत में ये फीमेल डोमिनेशन, अब वो भी फीमेल और वो भी फीमेल, दोनों की सेम नाड़ी हो गई, तो होगा क्या? इसका दूसरा पहलू ये है कि जो मैंने आयुर्वेद में भी बताया था कि भाई जब सेम नाड़ी शरीर में प्रवाहित होगी तो उनके दोनों के मिलन से जो सर्जन होगा उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होगी, क्योंकि एक दोष कोई ना कोई बढ़ जाएगा। अब मान लो मेल हो आद्य राशि और फीमेल भी आद्य राशि, आदि, मान लो आद्य नहीं बोला जाता तो आदि, आदि नाड़ी, तो क्या होगा? तो इस तरह से आपने देखा कि आद्य में क्या था, वात प्रकृति, वायु प्रकृति थी। आप समझ रहे बात को? तो उससे क्या होगा, एयर ज्यादा हो गई। अब बच्चे कैसे होंगे? बच्चे बड़े हाइपर हो जाएंगे, ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे। अब ये देखें, इसीलिए सेम प्रकृति जो होती है, सेम जो नाड़ी होती है, वो पति पत्नी के लिए बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? कभी कभी ये दोनों का मिलन
बड़ी वृष्ट सिचुएशंस भी पैदा कर सकता है। ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। अब सभी लोग पति पत्नी की अपनी और अपनी वाइफ की कुंडलियों को लगा लें, और ताकि इस पे थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग कर सकें। अपना हैंड रेज करें जिसने भी लगा रखी है पति पत्नी की कुंडली। सिर्फ हम डिस्कस करेंगे कि पति की या पत्नी की में कौन सी नाड़ी है। सोनल जी बताइए सबसे पहले। सर हस्बैंड की और मेरी सेम नाड़ी है, दोनों की मध्य नाड़ी है। मध्य में कौन सा दोष था? वात, कफ, पित्त, कौन सा था? पित्त पित्त। पित्त का मतलब गर्म। जी। सभी लोग समझेंगे। उदाहरण जो आपके सामने आया है सिर्फ मैं समझाने के पर्पज से ही बता रहा हूँ। यानी सोनल जी की जो नाड़ी है वो गर्म नाड़ी है, यानी पित्त है। इनके जो हस्बैंड हैं उनकी भी पित्त नाड़ी है। अब इसको आयुर्वेद के दृष्टिकोण से सुनो। जब दोनों की बॉडी का सेम ही दोष निकल कर के आ रहा है, मतलब उनकी भी पित्त की प्रधानता है और उनकी भी पित्त की प्रधानता है। इनकी किसमें? नाड़ी में। अब पित्त का काम क्या है आपको मालूम है। पित्त के नेगेटिव गुण क्या है? तो आप मैंने बहुत सारे लोगों ने आयुर्वेद पढ़ा है। पित्त गुस्सा देगा, झंझलाहट देगा, फ्रस्ट्रेशन देगा, अग्रेशन देगा। पित्त का काम ही ये है। जी। और पॉजिटिव गुण क्या है? भोजन को डाइजेस्ट करने की बात को करता है। पर जब तक बैलेंस है, अगर इम्बैलेंस है तो क्या करेगा? सारे भोजन को जला देगा और भोजन को चिपका देगा बॉडी से। जैसे हम एक बर्तन ले लें और कोई भोजन डाल के पकाएं और आग को थोड़ा सा हायर लेवल पे डाल दें, मतलब जो फ्लेम होती है उसको थोड़ा हाई लेवल पे कर देंगे, तो क्या होगा? और उसको अगर नहीं हम हिलाएंगे तो थोड़ी देर में भोजन चिपक जाएगा बर्तन के साथ। महिलाएं इस चीज को बड़ा अच्छा जानती हैं। तो ऐसे ही जिनका पित्त ज्यादा बढ़ जाएगा तो क्या होगा? वो बॉडी से बीमारियों को बाहर निकालने में बहुत ज्यादा सक्षम नहीं होते। आपने देखा ना, रेजोनेट करने की पावर उनकी इतनी स्ट्रांग नहीं होती है। जब आदमी प्रॉपर ढंग से रेजोनेशंस नहीं कर पाता, रेजोनेट नहीं कर पाता, तो क्या होता है? उसकी गर्मी और बढ़ती रहती है। तो मुंह में छाले, पेट में तकलीफें, बालों के अंदर समस्या, आंखों के अंदर समस्या, और पूरा यूरिनरी सिस्टम पे भी समस्या, और हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स के ऊपर भी समस्या रहती है। पुरुष जो गर्म प्रकृति का होगा, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी समस्याओं का एक लेवल के बाद आके उसको सामना करना पड़ता है। ऐसे महिलाओं में होता है तो उनका सिस्ट डेवलप होने का ओवरी के नजदीक जो रहता है, या कभी कभी ओवरी के अंदर, या डेवलपमेंट की स्थितियां बढ़ जाती हैं, तो उससे संतानोत्पत्ति में भी कई बार समस्या पैदा होती है या संतान कम पैदा होती है। समझिए बात को। संतानोत्पत्ति में भी थोड़ा चैलेंज आता है और संतानोत्पत्ति में समस्याएं रहती हैं। मतलब उस समय, मतलब उनके जो 9th मंथ होते हैं वो थोड़ा सा क्रिटिकल कह लो या थोड़े से ज्यादा हेक्टिक कह लो, आप ऐसा समझ सकते हैं। अब जो बच्चा होगा उस बच्चे के अंदर, बच्चा तो इंटेलिजेंट होगा क्योंकि पित्त इंटेलिजेंस पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डालता, पर बच्चे में भी गुस्सा होगा, बच्चे में भी क्रोध होगा। समझ रहे हो बात को? और कितना क्रोध होगा? माता पिता से ज्यादा। समझ रहे हो बात को? ठीक है ना? इसको पर्सनली कोई नहीं लेगा, ये सब समझाने का पर्पज है हमारा, है ना? बाकी जरूरी नहीं मेरी बातें 100% झूठी भी हो सकती है और 100% सच्ची भी हो सकती है। नहीं नहीं, मेरे बेटे में सर अग्रेशन है और मैं और हस्बैंड दोनों उसके आगे बोल नहीं पाते हैं फिर जब वो गुस्से में आता है। मम्मी पापा दोनों को चुप करा देता है। हाँ। ठीक है, गुड। चलिए, 4 लोगों ने उठाया था हाथ। अब हम देखते हैं और कौन कौन है। हाँ रविंदर जी। जी सर, मेरी आधी मध्य नाड़ी और मिसेस की जो आधी है। नहीं नहीं नहीं, क्या बोला आपने? जो नाड़ी आपने पूछा ना, तो मेरी तो है मध्य और मिसेस की आधी। मध्य और आदि। देखिए अब इस केस में क्या है,
इस पॉइंट को समझना होगा मैं बहुत गहराई में। जो मध्य नाड़ी है, अब ऐसा व्यक्ति अगर नाराज हो जाए तो गुस्सा तो नाक पे रहता ही है, वो कई दिन तक सेपरेटिव एटीट्यूड अपना लेता है। हस्बैंड वाइफ के बीच की बात कर रहा हूँ, ये तीसरे के साथ जरूरी नहीं हो सकता है ये व्यक्ति जो है अपने हिसाब से बहुत बढ़िया हो बाहरी तौर पर, और इसमें बढ़िया घटिया कुछ नहीं होता, मैच कंपेटिबिलिटी में सारे बढ़िया होते हैं। अब मध्य क्या है, तो मध्य में क्या चीज निकल करके आ रही है, कौन सा दोष था, पित्त दोष है, और वहां कौन सा था, एयर दोष है, वायु दोष है जो उसमें नाड़ी में है। अब वो मेल डोमिनेंट है और ये कोई सा भी डोमिनेंट नहीं है। जो कोई सा भी डोमिनेंट नहीं है तो वो कभी कभी हमेशा नहीं अग्रेसिव मोड अपना लेता है, क्योंकि पित्त है ना, और फिर वो अग्रेसिव पने से तो डाउन आ जाता है और नाराज कई दिन तक रहता है। अगर मियाँ बीवी का झगड़ा हो जाए तो उसको कई दिनों तक दिमाग में उसके चलता रहता है कि यार ये तो ऐसे से हुआ। तो इस तरह का ये कॉम्बिनेशन है। चलिए आगे किसी के पास चलते हैं, हम एक एक कॉम्बिनेशन सबका लेने की कोशिश करते हैं। गैलेक्सी नोट 5 कौन है? सर मैं हूँ, मैं रोज चेंज करती हूँ, रोज ही पता नहीं मैं अमृता सर। कोई बात नहीं अमृता जी, आप एंटर करते ही जो है चेंज कर दिया करो, है मैं थोड़ा सा डाउट में आ जाता हूँ। हाँ जी सर। आज कोई आर के नाम से भी कोई एंट्री ले रहा था क्या? गुरुजी मेरा था बच्चे ने कोई मीटिंग ज्वाइन करी थी। अच्छा कोई बात नहीं जी। तो आर के कौन है? आपका नाम तो जो है रोहित। अच्छा बच्चा होगा। जी। हाँ अमृता जी कहिए। सर मेरे को एक मिनट थोड़ी कंफ्यूजन आ गई कि जिनने बताया है उनको कैसे पता चला कि उनकी मध्य नाड़ी है, कैसे मालूम पड़ा? सिंपल सी है, मैंने अभी आपके सामने चार्ट रखा हुआ है। हाँ जी, आपने हाँ जी। देखना है, वैसे तो एक कुंडली में भी होता है, कुंडली के फ्रंट बेसिक डिटेल को देखोगे तो भी आता है। आप एक तरफ हस्बैंड की कुंडली डालिए, जो सबसे पहला कॉलम आता है ना, फिर वाइफ की कुंडली डाल लीजिए आप। तो दोनों को जब आप मैच मेकिंग करेंगे तो दोनों के सामने उनके नक्षत्र लिखे हुए मिलेंगे। हाँ जी। कौन से नक्षत्र में है, पुरुष कौन सा नक्षत्र है और स्त्री का कौन सा नक्षत्र है। हाँ जी। और वैसे ही उनकी नाड़ी भी लिखी मिलेगी। जब आप रिजल्ट में जाओगे हाँ जी मैच मेकिंग के, तो एक तो टोटल गुण मिलेंगे वहां पर, भाई टोटल कितने गुण मिल रहे हैं आउट ऑफ 36। सर ये सॉफ्टवेयर से ही पता चलेगा ना? तो फिर से ही पता लग जाता है ना। हाँ जी। वैसे तो ज्योतिष में ये सारी चीजें अपने आप पता करने की होती हैं। जैसे ऐसा चार्ट बना लिया, आप किसी का 3 नंबर का आया, कृतिका नक्षत्र, समझ रहे हो, तो आपको पता चल गया यार ये कृतिका 3 नंबर का नक्षत्र है। तो यानी कौन सा आ गया, अनंत नक्षत्र आ गया। ठीक है, इस तरीके से ये सारी चीजें याद करने की हैं, नहीं तो इससे पता चल जाता है कौन कैसे नाड़ी जो जिस तरीके से चक्कर है। जैसे यहाँ 3 और 4 इकट्ठा है, फिर अगले स्टेप पे 6 और 7 इकट्ठा है, फिर अगले स्टेप पे 9 और 10 है, फिर ये 12 और 13 है। तो ऐसे बना हुआ है ये, समझे? हाँ जी सर, ठीक है। अब चलिए कोई बात नहीं, आप देखिए थोड़ा सा, जब तक मैं और लोगों को ढूंढता हूँ। प्रताप जी बताइए आप। सर मेरी मध्य नाड़ी है और पत्नी की आद्य नाड़ी है। आदि वही सेम केस हो गया। हाँ सेम जो रविंद्र चुका है। जो रविंद्र। हाँ संजना जी। सर मेरा मध्य नाड़ी है और अनंत्य, मेरे हस्बैंड का अनंत्य नाड़ी है। बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आप में भी एकाकीपन बड़ी जल्दी आ जाता है, थोड़ा सा ये है। और वो फीमेल डोमिनेशंस हैं, ये ध्यान रखना। फीमेल डोमिनेशंस का सेंटिमेंट्स लेवल बहुत ज्यादा होता है। अनंत्य नाड़ी जो है ना, ये फीमेल डोमिनेशंस हैं, तो इनमें सेंटिमेंट, जैसे फीमेल का डोमिनेशन का क्या मतलब हुआ कि उसमें स्त्रैण गुण भरे हो। कोई पुरुष 100% पुरुष नहीं होता, कोई भी स्त्री 100% स्त्री नहीं होती। सिर्फ रेशो चेक होता है
कि कौन में किसमें डोमिनेशन है। अब डोमिनेशन मतलब पुरुष में डोमिनेशन है इस चीज का, स्त्री का, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी आकृति बदल जाएगी या उसकी बेचारे की आवाज बदल जाएगी। नहीं 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 नहीं। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा सेंसिटिव है और उसके अंदर बहुत ज्यादा सेंटिमेंट्स बंधे हुए पड़े हैं, वो बिना जीवन साथी के नहीं रह सकता, बिना प्रेम संबंधों के नहीं रह सकता, तो ये फीमेल डोमिनेशंस को दिखाता है। मेल का क्या मतलब है? चाहिए सब कुछ पर बोलेंगे नहीं हम। प्रेम तो चाहिए पर हम बोलेंगे नहीं। सामने वाला खुद से खुद प्रेम करो। हाँ, जब आपने हमारी ईगो को सेटिस्फाई कर दिया फिर तो हम आई एम ओके विद यू। और अगर हमें हमारी ईगो को पहले देखो, रिलेशनशिप को बाद में देखो, दैट्स कॉल्ड द मेल डोमिनेशन। जैसे कई बार कुछ स्त्रियां भी आपने देखी होंगी कि जो है वो अगर नाराज हो जाएं तो वो बोलेंगी नहीं, पर उनका मतलब होता है कि भाई हमें मनाओ, और जब मनाने लगेगा वो कहेगा हम मानेंगे नहीं। पर मनाने की कला उसमें होनी चाहिए तो ठीक है, ये तो जाओ भाड़ में। तो वो जो चीज है दैट्स कॉल्ड मेल डोमिनेशन। अब वो है तो शरीर के रूप से स्त्री, पर उसकी जो प्रकृति पुरुष वाली हो गई। स्त्रैण और पुरुष की मतलब ये नहीं कि उसका मतलब स्त्री के कोई हो गया तो उसके दाढ़ी आ जाएगी या मूंछ, ये चक्कर नहीं है। मतलब वो बहुत बेहतरीन और बहुत सुंदर भी हो सकती है, पर उसमें मेल डोमिनेशन हो सकता है, एंड दैट इज ड्यू टू द नक्षत्र। ये नक्षत्र की वजह से है। तो आप उसमें ये भी पा सकते हैं, इस नाड़ी से आप समझ सकते हैं यार मामला है क्या ये आपका है। ये देखो मैं इसलिए सिखा रहा हूँ, समझो, अपने हस्बैंड को समझो भाई ये कौन से उसमें नक्षत्र में आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है। अच्छा ये अनंत नाड़ी है, ठीक है बेचारा, ये प्रेम का भूखा आदमी है, प्रेम पुजारी व्यक्ति है, सेंटिमेंट्स रखता है। बोल वो बात अलग है, कभी कभी प्लेनेटरी पोजीशन से बंदा बोल नहीं पाता या एक्सप्रेसिव नहीं होते। कुछ लगन कम एक्सप्रेसिव होते हैं, जैसे वृश्चिक लगन है कम एक्सप्रेसिव है, सिंह लगन है कम एक्सप्रेसिव है, वे ज्यादा एक्सप्रेशन नहीं दे पाते। कुंभ लगन है कम एक्सप्रेसिव है, मकर लगन भी कम एक्सप्रेसिव है, नहीं इतने दे पाते, एक्सप्रेशन नहीं अपने क्रिएट कर पाते। तो इसका मतलब ये थोड़ी अब उनको मतलब मैरिज लाइफ चलाने का अधिकार नहीं है उनको भी, पर कई बार उनका जीवन साथी इस पॉइंट को नेगेटिव पॉइंट से देखता है। विवाह संबंधों का तात्पर्य समझने का केवल मात्र इतना है, हम कहते हैं पति पत्नी में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अरे भाई अंडरस्टैंडिंग तो कभी सिखाई ही नहीं, पूर्वजों ने नहीं सिखाई, कोई सिखाता ही नहीं। अंडरस्टैंडिंग है किस चिड़िया का नाम? या छोले चावल दोनों साथ में खा लें तो कहते जी अंडरस्टैंडिंग बन गई। नहीं भाई, ये दाल चावल का मुद्दा नहीं है, ये शादी का मुद्दा है। इसका मतलब अगर कोई व्यक्ति किसी के बारे में ये बता दे कि इसको ये खिलाने से ये फायदा हो सकता है, तो हमारे लिए जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। मतलब कि किसी व्यक्ति को उसकी प्यारी प्यारी चीजें आप ट्रीटमेंट देने लग जाओगे तो ये यूनिवर्सल लॉ है, वो इंसान आपकी तरफ झुकाव रखेगा, बेशक कम एक्सप्रेसिव हो, परंतु वो बताएगा कि वो कहेगा हाँ यस आई एम सेटिस्फाइड, क्योंकि मेरा जीवन साथी वो काम करता है जिसको मैं बचपन से सोचता था या बचपन से मैं लाइक करता, तो उसके लिए तो उसकी डिजायर फुलफिल हो गई। और अगर बाई लक चांस या अनफॉर्चुनेट कुछ भी कह लो, मामला विपरीत हो गया, किसी को नहीं समझ में आता, अब कोई व्यक्ति ऐसा है अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, ठीक है पकड़ा करो मुझे, नहीं मैं भाग लेता हूँ इधर उधर इतनी देर में। देखिए जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा हमारे जीवन साथी, एक चीज ध्यान रखना, मैं बीच में छोड़ रहा हूँ, ये जन्म नक्षत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो बहुत सारी चीजें डिसाइड करता है, ये सारी मनस चीजें, मानसिक चीजें हैं। मन शरीर को आदेश देता है, शरीर तो यंत्रवत कार्य करता है, मतलब एक मशीन की तरह काम करता है हमारा शरीर। असर तो पैदा जो करता है वो पैदा करता ही हमें जो है क्या कहते हैं, मन पैदा करता है ऐसी स्थितियों को। मन कहता है भाई तू डांस कर ले, तो शरीर डांस करना शुरू कर देता है, हाथ हिलाना शुरू कर देता है। मन कहता है सो जा, तो शरीर सो जाता है। ऐसे नहीं सोता,
शरीर नहीं अपने आप कुछ करता, पहले मन कहता है। तो नक्षत्र कहाँ से निकाल रहे? नक्षत्र कहाँ से? राशि से। अभी बताया था, एक राशि 2.25 नक्षत्र, मतलब वहीं से तो आ रहा है कि कहाँ से आ रहा है, कौन सा चरण, फिर चरण निकाल रहे। नामाक्षर भी निकालने की टेक्निक यही है। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये मन को सारे को कंट्रोल कर रहा है। जो आपका जो नक्षत्र है वो पूरे मन के सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है, और मन आपके बॉडी को वो आज्ञा दे रहा है, कंट्रोल कर रहा है। तो अगर आपका हस्बैंड गुस्सा करता है तो उसको गुस्सा करने के लिए कोई तो पावर होगी ऐसी जो उसको प्रेरणा दे रही होगी। अब यूनिवर्सल ट्रुथ क्या है? कोई भी स्त्री या पुरुष गुरु गुस्सा नहीं करना चाहता, एंड 100% पीपल्स नोज कि गुस्सा बेकार है, गलत चीज है। एक रेडी वाला एक अनपढ़ आदमी कहता है, अरे यार कैसा ग्राहक है, दिमाग खराब कर दिया, गुस्सा दिला दिया मुझे, गुस्सा दिला दिया। कोई कहता है गुस्सा मुझे आ गया। गुस्सा जब हम कहते हैं बहुत देर से चप्पर चप्पर बोले जा रहा था, भाई रहा ही नहीं गया मेरे अंदर, गुस्सा आ ही गया, बड़े देर से कंट्रोल कर रहा था, आया नहीं, वो चप्पर चप्पर कर रहा था इसलिए गुस्सा आया। आपने कुछ नहीं करा, उसने प्रवोक किया और आप एक्साइटेड हो गए। इसका सिंपल मतलब ये है, मीनिंग बात को, किसी ने प्रवोक किया और आप एक्साइटेड हो गए और आपने बक 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 फिर अपना शुरू कर दिया, जो भी था करने का, जो तुम्हारा हुनर था, अनुभव था। क्योंकि आप हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आपका लड़ने का भी हुनर नहीं तो आप लड़ भी नहीं पाओगे। मतलब एक्सपीरियंस करना पड़ता है, और एक्सपीरियंस के साथ साथ एक्सपेरिमेंट करते रहना पड़ता है लड़ने वाले को। कभी यहाँ से पकड़ के लड़ूंगा, कभी आगे से, कभी पीछे से, जब वो महारथी बनता है लड़ाई का। हर एक के बस की बात नहीं है हाथापाई करना और गाली गलौज करना, ये ध्यान रखना। तो पर दोनों की क्रिया है, चाहे कोई कम गुस्से में आता है या ज्यादा आता है, गुस्सा दिखाने का ढंग डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है हर व्यक्ति का, जैसा जैसा उसने जिंदगी में सीखा है। परंतु आया तो सही ना, और हम उसको समझ नहीं पाते, ये गुस्सा कर क्यों रहा है, इसके अंदर क्या तकलीफ है, क्या फोर्स काम कर रहा है जो इसको प्रवोक कर रहा है। वो रोज आकर के कहता है कि देखो इस टेबल पर कपड़ा नहीं लगा, और वो प्रवोक हो गया, आपका ये देखा और उसने फिर भड़क गया, और भड़क के जब बार बार आप रिपीट करोगे तो इतना भड़क गया कि पूछो मत। और आपने नक्षत्र में देखा कि उसको ये चीज डिसलाइक क्यों कर रहा है वो, कहीं इसका संबंध शुक्र से तो नहीं है, कहीं इसका संबंध जो है साफ सफाई वाले ग्रहों के साथ तो नहीं है इस नक्षत्रों का। अगर कोई व्यक्ति भरणी नक्षत्र में आ गया तो शुक्र का नक्षत्र है, वो तो जहां सफाई नहीं दिखी तो भड़क जाएगा, पागल हो जाएगा एकदम से। तो आपको कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी, अगर आपके बस की बात नहीं है सफाई करने की, चाहे आप नौकर से कराओ। अगर उसको तो बिल्कुल होटल की तरह कमरा चाहिए साहब, वो जब अपने बेडरूम में जाए तो शुक्र को, परंतु हो सकता है राशि उसकी कुछ और मिले आपको, और हम घूम रहे हैं कुछ का कुछ। पर ये नक्षत्र की ताकत है, ये नक्षत्र की बहुत बड़ी ताकत है, ये ट्विस्ट मार जाता है। परंतु हमें ध्यान रखना है, मनस यहां से ही आ रहा है, हम राशि को मनस मानते हैं, परंतु डीप लेवल का मनस कहां से आ रहा है, वो जो दिखाई नहीं देता। दिखाई क्या रही है, अंदर का। ये मामला बहुत इंटरनल मामला है, हमें थोड़ी पता है कि सामने वाला आदमी किस चीज को लाइक करता है, किस चीज को डिसलाइक करता है, नहीं पता। अगर हम ज्योतिष ना देखें तो, एक मिनट के लिए अगर हम ज्योतिष ना देखें, हमें क्या पता भी सामने वाले को क्या लाइकिंग है क्या डिसलाइकिंग है, किस चीज, ये खिचड़ी खा के खुश है या ये पनीर टिक्का खा के खुश है, हम थोड़ी देख सकते हैं, या तो खुद से बोले अगला। पर मैंने कहा हर आदमी एक्सप्रेसिव नहीं है, कुछ लोग तो इतने कंफ्यूज हैं कि उनको पता होता है मुझे ये चीज पसंद है, फिर भी बेचारे नहीं बोल पाते, आप हैरान होंगे। और कुछ लोग इतने कंफ्यूज हैं, वो कहते 4 चीजें एक साथ पसंद, अब क्या करूं, क्या बताऊं, अच्छा थोड़ी लगता है 4 चीजें बोलते हुए। अब मेहमान बन के आया हूँ, जो दे दे भगवान का प्रसाद समझ के खाऊंगा भैया। ससुराल में जाकर के नया नया दामाद ऐसे नौटंकियां करता है, नहीं जी सास के कहता है जो मिल जाए सो ठीक, क्योंकि उसे तो बेचारे को बढ़िया दामाद से दोना है। बात को ऐसे बहू भी करती रहती है। यही तो कारण है कि लड़कियां को जब शुरुआत में ससुराल बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं लगता?
अब लक बाय चांस क्या होगा किस लड़की का, जिसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग एकदम परफेक्ट मैच कर गई, उसकी बात बन गई। जिसकी नहीं बनी उसके लिए घर भी खराब, पति भी खराब, सास भी खराब, ससुर भी खराब, देवर बदमाश, क्योंकि एक्चुअली में वो जैसा माहौल समझ रही थी वैसा नहीं मिला। अब ये किसने डिसाइड करा? ये उस लड़की के माँ बाप ने नहीं डिसाइड किया, नेवर। कोई माँ बाप नहीं चाहता कि हमारी लड़की झगड़ा करे या हमारा दामाद कंप्लेंट करे, कोई नहीं चाहता, या हमारी बेटी का घर बिखर जाए, ऐसा कोई नहीं चाहता। ये वास्तविक इच्छा तो यही होती है। अब उसके अंदर जो फोर्स बैठा है अंदर से वो जंप मार रहा है। अब अश्विनी नक्षत्र हो जाए, अश्विनी क्या होगा, वैद्य बनेगा, बहुत अच्छा वैद्य है। अश्विनी कुमार की कहानी पढ़ लो, उनके गुरु कौन थे, च्यवनप्राश, आप सारा उनको पढ़ो, उनके स्पिरिचुअल गुरु कौन थे। या तो स्पिरिचुअलिटी में जाएगा या वैद्य में, आयुर्वेदा में जाएगा, मतलब लोगों को ठीक करने वाली चीजों में जाएगा, लोगों के कष्ट हरने वाली चीजों में जाएगा, रेकी करेगा, कुछ भी मतलब XYZ करेगा, योगा करेगा, प्राणायाम करेगा, उनको इन चीजों में, जिससे शरीर ठीक हो, जिससे शरीर ठीक हो उन चीजों में जाएगा। और इंजीनियरिंग में जाएगा तो नई चीज बनाएगा। अगर उसको इसके अलावा कुछ मिल गया, बस बंदे का तो चेहरा देखने लायक। अब गलती से उसको कलर बना दिया तुमने, अब वो तो कभी कागज को देखेगा, कभी टेबल को देखेगा, कभी घड़ी को देखेगा, घड़ी जरूर लगा के रखेगा अपने सामने। उसको जाना है, उसको भागना है। वो 5 बजे बस बज गए, बस वो देख 5 मिनट, मतलब वो 15 मिनट पहले ही टाइम ऑफ करके बैठ जाएगा, बोले बस घड़ी देखता रहेगा किस तरह निकलूं मैं यहाँ से। आप कितना मर्जी मोटिवेशन दे लीजिए, एक्चुअली ही इज ऑन रॉन्ग ट्रैक, वो गलत कार्य में बैठा हुआ है। अब ये दशम का अवगुण है। अब दशम कई बार फंस जाते हैं गलत ग्रहों के बीच में, तो उनको अपने मन माफिक कर्म नहीं मिलता। अब नहीं मिलता तो फंस गए साहब। अब क्या करोगे, उसकी लाइकिंग्स क्या है, आप उसके जन्म नक्षत्र को देखिए, कौन सा नक्षत्र है, कैसा नक्षत्र है। स्वाति में आया है तो उसको काम प्लानिंग का दो, स्ट्रेटेजी बनाने का दो। चित्रा नक्षत्र में आ रहा है, भाई लड़ाई झगड़े का काम दो, मैनेजमेंट का काम दो। मंगल का नक्षत्र है। पुष्य नक्षत्र है, अरे भाई शनि का नक्षत्र है, उससे रिलेटेड काम कराओ तो मजा आएगा, आनंद आएगा। कर्म कैसे देखते, मैंने बेसिक क्लास में राशियों से बताया था कि डिसाइड करो आपको कौन सी चीजें पसंद है, कौन सा कर्म अच्छा होना चाहिए। राशियों से जातियों को जोड़ा, जातियों से कर्म को जोड़ा। मूल स्वभाव कहाँ लिया, राशि। राशि कहाँ से आई, नक्षत्र से बेस निकाल करके आई है। पर राशि से उसका अपर पार्ट हो गया ना, उसमें तो एक राशि में तो 2.25 नक्षत्र है, मतलब 2.25 नक्षत्र के गुण है। राशि तो और बड़ी होगी, वाइड होगी थोड़ा। पर अगर हमें डेप्थफुली समझना है भाई अंदर क्या चलता है इस आदमी के, मन का भी सूक्ष्म पार्ट, जो फोर्स तो मारता है पर बंदा समझ नहीं पाता। बार बार याद है, मैं पेंटर होता तो, मैं एक्टर होता तो मजा आ जाता। फिल्म जैसे ही देखेगा मस्त हो जाएगा, यार एक्टिंग ही बड़ी चीज है। पर यार ये बात बोलनी नहीं किसी को, सब लोग हंसेंगे। समझ बात को, क्या कर रहा है वो पिताजी की आड़त की दुकान संभाल रहा है। उसको कभी सामान पे गुस्सा आता है, कभी पिताजी पे गुस्सा आता है। उसका गुस्सा पिता पे नहीं है, उसका गुस्सा अपने धंधे पर भी नहीं है, एक्चुअली है वो उस गद्दी पे बैठा हुआ जो नहीं करना चाहता। सेम केस पति पत्नी का है। क्यों नक्षत्र इंपॉर्टेंट है लड़की का, क्यों इंपॉर्टेंट है पुरुष का? मिलान करना है तो नक्षत्रों का मिलान करो, उसके अंदर आना चाहिए हिसाब किताब। जब समझ में आएगा भाई लाइकिंग डिसलाइकिंग कहाँ घूम रही है। और कभी भी केवल गुण की संख्या देख करके, अच्छा 28 मिल गए तुम दोनों को, भाई करो शादी, अभी बुलाओ, होम स्वीट से डब्बा मंगाओ, ऐसे ना करो। क्योंकि ये केस, ये सूत्र बिगड़ जाता है, इसके फेल होने के चांस बहुत ज्यादा है। 80 to 90% चांस है इस नंबरिंग सिस्टम से चलने के। एस्ट्रोलॉजर अगर नंबरिंग से चल रहा है, पहली बात तो उसको ज्योतिष नहीं आता, नंबर 1 बात, ये पक्का बात है, उसको कंपेटेबिलिटी नहीं आती।
वो तो सॉफ्टवेयर ही बता देगा भाई। आगे आगे आप लोगों की आवश्यकता नहीं है, सुपर एक्सपर्ट लोगों को ही मार्केट में जगह मिलने वाली है, बता रहा हूँ आगे वाला भविष्य। बड़े बड़े सॉफ्टवेयर आएंगे आपके इस चीज के अंदर, सुपर इंटेलिजेंट आदमी ज्योतिष में, वही कामयाब होगा, नहीं कोई नहीं पूछेगा। हर आदमी लेके आएगा यस आई नो आई एम मांगलिंग आई एम, वो खुद ही वो एक्सप्लेन करा करेगा क्लाइंट, बस मुझे तो इस पॉइंट पे डाउट है, ये निकालो, क्योंकि किसी सॉफ्टवेयर ने जवाब नहीं दिया इसका। वही लोग कामयाब होंगे ज्योतिष के अंदर, ठीक है। या डिवाइन बंदे जो चलेंगे क्लेरवाइंस से, केतु से प्रेरणा प्राप्त करके, डिवाइननेस के साथ जो है ढंग से चलेंगे, वो कामयाब हो जाएंगे। और ये बता दो, मैच मेकिंग सबसे टफेस्ट काम है आपके एस्ट्रोलॉजी में, सबसे ज्यादा ज्योतिष यही फील होता है। मतलब ये कुआं है, एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई, हाँ करे तो मरा, ना करे तो मरा, ना करा तो क्लाइंट जो है बैंगन जैसा मुंह बना लेता है? उसके सर पे तो ताज होता है, मतलब वो दिखाता तो ऐसे कि नो प्रॉब्लम, पर अंदर से वो बेचारा जब बाहर जाता है ना तो ऐसा सड़े सड़े मुंह बनाता है, पूछो मत, वो हिसाब बना देता है। तो ना करो तो ये प्रॉब्लम, और हाँ कर दो तो कल को झगड़ मरे, इसे गलत मिला दी तो समस्या खड़ी जाएगी। वेरी चैलेंजिंग जॉब, नॉट इजी टास्क। नक्षत्रों की नॉलेज होनी चाहिए, राशि का नॉलेज, नक्षत्र राशि की पकड़ मजबूत होनी चाहिए, कंपेटेबिलिटी। ये दो मन का खेल है भाई, चंद्रमा के कारण मिल रहे हैं लोग, लड़का और लड़की चंद्रमा से मजबूर होकर के मिल रहे हैं, मन है भाई उनका, मन से उनमें अट्रैक्शन है। ये भूल जाओ कि अंदर की पावर से वजह से, कुछ लोग कहते नहीं इधर से फिजिकल अर्ज एंड प्राण अर्ज और डिग्री अर्ज, यार जरूरत कुछ नहीं है, यार जरूरत कुछ नहीं है। सारा खेल राशियों का है, सारा खेल मन का है। जैसे भकुड़ दोष आएगा, भकुड़ दोष में मैं आपको कराऊंगा, आज तो टाइम हो गया कि भकुड़ दोष में क्या होता है, राशियों का आपस में मैच। पर ये राशियां क्यों मैच कर रहे हैं हम लोग? मैं कह रहा हूँ इसमें कुछ है ही नहीं नक्षत्र और राशि के अलावा, और जिसको हम सबसे आसान समझते हैं और वहीं सबसे ज्यादा फेल होते हैं। ठीक है, कमाल का सिस्टम। और मेरे पास अक्सर कपल कहते हैं साहब देखो ऐसा है, हमने तो कुंडली मैच करी थी, आप मेरे हम पे ब्लेम नहीं कर सकते, हमने मैच कराई थी जी बिल्कुल। चाहे उन्होंने मंदिर से कराई हो, चाहे किसी पंडित से कराई हो, चाहे ज्योतिषी से कराई हो, 98% लोग कहते हैं जी हमने मैच कराई थी। अभी कागज हाथ में लेके बैठे हुए हैं तलाक के, क्या करें जी? अब मान लो आपको ये चीज डेप्थली नहीं पता ना, आप भी कहोगे भाई अब इन कागजों को कैसे वापस करें, ये तो बड़ी समस्या का खेल हो गया। तो आप क्या करोगे? तो झूठ बोलोगे, करोगे। पर अगर आपको सही नॉलेज है तो उसका उपाय करोगे, नक्षत्र शांति करोगे। और ये ऋषि ने लिखी है, ऋषि ने लिखा है नक्षत्र शांति, हर नक्षत्र का वैदिक मंत्र है, हर नक्षत्र का। नक्षत्र शांति करो भाई, इसका मूड में सही हो। पहले तो नक्षत्र को समझो कि नक्षत्र क्या है, सामने वाली पार्टी का, उस नक्षत्र के एट्रीब्यूट्स देखो, उसके देवता को देखो, कुछ उपाय उससे कराओ, कुछ अपने कराओ, समझ में आएगा बात।